अब जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने वाला हूं इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास, और हमारे बुक में ये टॉपिक नंबर है 12.8 है। टॉपिक नंबर भी मैंने आज आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं कि दर हकीकत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको वहीं पे लेके चले जाते हैं जो कि हमने फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ रखा था। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये मेरे पास ग्राउंड है और ग्राउंड पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, मेरे पास m है, तो हम ये जानते हैं ग्रेविटी हर चीज को किस तरफ खींच रही है, नीचे की जानिब खींच रही है। तो इस बॉडी को अगर मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना है, यानी ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके अगेंस्ट मूव करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे है और मैंने बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो जब मैं अगर मेरी बॉडी रखी है तो ये खुद से तो ऊपर जाने से रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और मुझे वर्क करके इस मास को अगेंस्ट द फील्ड ऊपर की जानिब लेके जाऊंगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो मैं इस मास को ग्राउंड से एक हाइट पे मूव करूंगा, सो ऑब्वियस सी बात है ये मास खुद यहां से यहां नहीं जाएगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा यहां से यहां। तो ये मास जो है ग्राउंड से यहां पर कौन लेकर गया, मैं लेकर गया। और कैसे लेकर गया, मैं वर्क करके लेकर गया। तो मैं यहां से यहां लेकर गया, तो मैंने वर्क किया, वो वर्क इस ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इसको आपने कहा था दिस इज द वर्क डन टू मूव द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आपकी मेमोरी को जरा रिफ्रेश करने के लिए बता रहा हूं। तो हमने जो वर्क किया था वो वर्क किसके बराबर था, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। कौन सा वर्क, जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में किया हमने, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम फील्ड के अगेंस्ट कोई भी काम करते हैं, फील्ड के अगेंस्ट कोई भी काम करते हैं, क्योंकि फील्ड जिस डायरेक्शन में है इसका मतलब है कि फील्ड उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। क्योंकि फील्ड जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उस डायरेक्शन में बॉडी खुद मूव करती है, उसके अगेंस्ट में बॉडी को मूव कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो जब भी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जो भी फील्ड होगी उस फील्ड के अगेंस्ट जो भी आप वर्क करोगे तो वो वर्क हमारे पास क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। आज हमारे पास जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, आज हमारे पास फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, हम इस तरीके से सपोज कर लेते हैं, देखिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनाते हैं आउटवर्ड, एरो बार की जानिब। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो पॉजिटिव चार्ज खुद से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव नहीं करेगा। ये मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब ये है कि ये जो फील्ड है ये इस पे वर्क करके इसको दूर तो ले जा सकती है लेकिन अपनी तरफ नहीं ला सकती। तो अगर मुझे इस चार्ज को मैं Q नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इस चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज द चार्ज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी हम किसी चार्ज को की फील्ड को स्टडी करते हैं तो हम हमेशा एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं जिसका अपना मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। सो ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, ये खुद से फील्ड की अगेंस्ट में इस तरफ मूव नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहां से यहां पर लेकर आऊंगा और मैं क्या करूंगा, वर्क करूंगा। तो मेरा किया हुआ वर्क डन किसमें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं वर्क करूंगा वो किसके बराबर कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और साथ में लग लगा दें एनर्जी। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि जो फील्ड है, फील्ड के हर पॉइंट पर एनर्जी की एक अलग वैल्यू होती है, राइट। और उस फील्ड के अगेंस्ट में जब हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। तो हमारा किया हुआ वर्क
अब चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे हैं, एनालॉजी हमने बना दी है, ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको समझा दिया, लेकिन हम जिस फील्ड को स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो जनाब, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करोगे वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अच्छा जनाब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और वो हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो जरा उन तमाम चीजों को हम यहां देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चार्ज की तरफ मूव करूंगा। देखिए, हमने कुछ इस किस्म की बात की हुई है कि हमारे जो अर्थ है, ये अगर ग्राउंड या इसको मैं अर्थ कह रहा हूं, तो टुवर्ड्स द अर्थ, जमीन की तरफ, ये कौन सी डायरेक्शन में बना रहा हूं? ये बना रहा हूं ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन बना रहा हूं। तो दिस, ये जो एरो है, ये मेरे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटी हर चीज को क्या कर रही है? नीचे की जानिब खींच रही है। और ये एक मेरे पास बॉडी है, और उस बॉडी का जो मास है वो मेरे पास m है। और मैं क्या करता हूं? देखो, फील्ड नीचे खींच रही है और मैं अगेंस्ट द फील्ड नीचे से इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। तो अगर मैं इस मास को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गया, इस मास को, ये m, तो जाहिर सी बात, इसको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये खुद ही नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि मैं वर्क करके इसको लेके जाऊंगा। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट बॉडी खुद मूव नहीं कर सकती। फील्ड के अगेंस्ट हमेशा किसी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करके ले जाना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, मैं वर्क करूंगा और वर्क करके यहां से लेके जाऊंगा। वर्क का मतलब ये कि मैं एनर्जी खर्च करूंगा, और मैं अपनी एनर्जी खर्च करके इस मास को अगेंस्ट द फील्ड यहां पर मूव करूंगा। तो जितनी मैं एनर्जी खर्च करूंगा, वो एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। एनर्जी बाय द वे कहां पे स्टोर होती है? इस सवाल का जवाब यह है कि एनर्जी स्टोर होती है फील्ड में। तो अगर मैं किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मेरी एनर्जी, मेरा किया हुआ वर्क क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और उस बात का प्रूफ यह है कि जब हम इस मास को रिलीज करेंगे यहां से, तो ये दोबारा वर्क करता हुआ कौन वर्क करेगा? फील्ड वर्क करेगी। जब फील्ड वर्क करेगी और इसको मूव कराएगी ऊपर से नीचे भी जाने। ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब एक बात और भी इसके अंदर, इसमें एक बात और ये है कि आप देखिए कि जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं और ये मूव करके नीचे आ रहा है, तो ये कैसे मूव कर रहा है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं और वो फ्री फॉल करके नीचे आता है, तो आपको याद है वो एक्सेलरेशन से मूव करता है, जिसके लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब फील्ड वर्क करती है तो बॉडी को क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। ये लफ्ज भी अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। फिर दूसरी बात ये थी, यहां पर एक चीज के बारे में हमने और भी डिस्कस किया था, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में हम बॉडी को जब मूव करवा रहे हैं तो कौन सा पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कहा था कि जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, और ऐसी फील्ड को हमने कौन सी फील्ड का नाम दिया था? कंजर्वेटिव फील्ड का नाम दिया था। तो यहां पर ये तमाम बातें आप याद रखिएगा कि फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है, विच मींस कि इट डजंट मैटर कि आप बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं तो कौन सा पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं। आप किसी भी रास्ते से मूव कराएं, इट ऑल डिपेंड अपॉन किस पोजीशन पे था और किस पोजीशन पे पहुंच गया। पोजीशन मैटर करती है उस पोजीशन पे जाने के लिए। जिस रास्ते का आप इंतखाब करते हैं वो मैटर नहीं करता। ओके, और जो फील्ड है वो हमारे पास कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव। जब रिलीज करेंगे तो कैसे मूव करेगा? एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ये तमाम बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इसी चीज को, यानी जो ग्रेविटेशनल में हमने जो बात की है, इसी से मैं बेसिकली इसकी एनालॉजी बना दूंगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एनालॉजी मैं कैसे बनाऊंगा, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए, अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि है Q, तो हम ये बात जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आउट होती है। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरो इस तरफ जा रहा है मेरे पास, तो ये है, इसको मैं कह देता हूं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहां पर मैं एक और चार्ज रखता हूं, जिस चार्ज को मैं कहता हूं ये मेरा टेस्ट चार्ज है, जिसको मैं कह रहा हूं Q0। टेस्ट चार्ज के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव नहीं करेगा। एक बात तो आपकी समझ में ये आ रही है
कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये क्यों मूव नहीं कर रहा, क्यों रिपेल कर रहा है, इस रिपेल की होने की वजह भी अब आपकी समझ में आनी चाहिए, और वो ये है कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड के अगेंस्ट ये खुद मूव नहीं करेगा। जिस तरह यहां था, फील्ड ऊपर से नीचे आ रही थी, तो मैथ नीचे से ऊपर मूव नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अगेंस्ट अब इस तरफ मूव नहीं करेगा, राइट। और अगर मैंने यहां से यहां मूव कराना है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है। दूसरी बात, जब मैं वर्क करवा के इसको यहां से यहां पर लेकर आ जाऊं, Q0, तो ये जो मैंने मूव कराया चार्ज को यहां से यहां पर लेकर आया, इस डिस्टेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं अगर डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा हूं अपने टेस्ट चार्ज को, तो ये टेस्ट चार्ज जब यहां से आएगा, तो एक तो बात याद रखिएगा, ये टेस्ट चार्ज कौन से रास्ते से मूव करता हुआ यहां पर आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा आर एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगा। डेल्टा आर का मतलब है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन मैटर करेगी, बस। बिल्कुल इसी तरीके जिस मैंने यहां पर कहा था कि कौन से रास्ते से आप इसको यहां से यहां लेके जा रहे हैं, क्या आप इसको ऐसे घुमाते हुए लेके जा रहे हैं, या आप इसको ऐसे 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 करके लेके जा रहे हैं, इट डजंट मैटर। कहां पे था, कहां पे पहुंच गया, वो मैटर करता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां से यहां मैटर करता है। जिस तरीके से यहां पर बात है और यहां पर भी वैसी बात है, इसका मतलब है जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चीज है जिसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो आज मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। समझ मेरी बात। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होगा, जो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ है। जब मैं इसको वर्क करा के यहां से यहां पर लेकर आया, ये वर्क तो मैंने किया हुआ है, तो मैं जो वर्क करा के लेकर आया वो मेरी फील्ड में क्या हो जाएगा, एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैथ्स में, वो क्या है, वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो मैं वर्क करके यहां पे लेकर आया, तो मैं इसको यहां पे होल्ड रखूंगा, या आप ये जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरा वर्क इसको यहां पर होल्ड करके रखेगा। क्योंकि अगर मैंने वर्क लगाना छोड़ दिया, तो फील्ड इसको वापस इधर लेके चली जाएगी, और जब वापस लेके चली जाएगी तो फील्ड क्या कराएगी, एक्सेलरेट कराएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा किया हुआ वर्क इस चार्ज पार्टिकल को, यानी टेस्ट चार्ज Q0 को एक्सेलरेट होने से रोक रहा है, राइट। जो मैं वर्क कर रहा हूं, दैट वर्क इज प्रिवेंटिंग दैट चार्ज फ्रॉम गेटिंग एक्सेलरेट, उसको एक्सेलरेट होने से रोक रहा है। ये बात समझ में आ रही है। ये तमाम चीजें यहां पर है। तो इस तरीके से भी हम बात कर लेते हैं। हमारी किताब में देखेंगे तो उसने ऐसे बात की हुई है कि उसने यहां पर एक पॉइंट बनाया हुआ और एक यहां पर पॉइंट बनाया हुआ है। इस पॉइंट को उसने P लिखा हुआ है और इस पॉइंट को उसने Q लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q से P की तरफ है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब ये हमारे पास एक हायर जो है वो पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल कहना चाहिए, और जो P है मेरे पास, वो मेरे पास लोअर पोटेंशियल है, राइट। इस तरीके से बात है। तो मेरे पास जो चार्ज है यहां पर, वो चार्ज है Q0। उस चार्ज को मैं इस पॉइंट A से इस पॉइंट B पर लाना चाहता हूं। तो पॉइंट A से B पर लाने के लिए यहां से इधर लाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ये जो स्ट्रेट पाथ है, ये जो इतना सा पाथ है, इसको मैं कह रहा हूं डेल्टा आर। जिसको मैंने यहां डेल्टा आर कहा था, हमारी किताब वाले ने इस रास्ते को, इतने से जो पाथ है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया। अगर यहां पर मेरे पास Q0 टेस्ट चार्ज है, ये Q0 टेस्ट चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे जो फोर्स लगा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स की डायरेक्शन है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, वो आप इस तरफ ले लीजिए E, और इस डायरेक्शन में लगने वाली आप फोर्स को काउंट कर लीजिए। अब मैंने क्या किया, ये मैंने फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की। इन दोनों के दरमियान यहां पर जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, हमारी किताब में इस तरीके से बात हुई है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर समझना चाहे, तो हम यहां पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये है मेरे पास डेल्टा आर। लेकिन यहां पर फिर एंगल हमारे पास ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा, जबकि इस डायग्राम में यहां पर एंगल सही एक्सप्लेन होगा हमारे पास।
अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हम डेरिवेशन को जिस तरीके से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो वर्क का फॉर्मूला है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ये डॉट फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट हटाते हैं तो हमारे पास आता है एफ डेल्टा आर और साथ में आता है कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटाते तो कॉस थीटा आता है हमारे पास। और ये थीटा क्या है, दिस थीटा इज द एंगल, जो कि एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये एफ जो है इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, ई क्यू नॉट के। कैसे हमें मालूम है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज अप्लाई ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो ई क्यू नॉट और ई दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की। तो यहां पर मैं एफ की जगह पे ई क्यू नॉट डेल्टा आर और कॉस थीटा लिख रहा हूं फॉर मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क के लिए थीटा की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर है। सो इफ दिस E एंड दिस F आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। और जो मेरे पास वर्क निकल के आएगा वो निकल के आएगा E Q नॉट और साथ में आ जाएगा डेल्टा आर। यहां तक मेरा ख्याल है सब क्लियर है। हम इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम ये करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास जो ई क्यू नॉट डेल्टा आर आया, ये हमारे पास है वर्क। अब वर्क को, इस वर्क को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये वर्क जो है मेरे पास, ये तो है सिर्फ इस डेल्टा आर के लिए। लेकिन अगर मैं एक और पाथ ले लूं यहां से यहां तक, इसको सी कह दूं, तो ये डिस्टेंस को भी मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसके लिए जब मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा। तो मैं पी से लेकर क्यू तक इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क है मेरे पास, वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो सम हो जाएगा ई क्यू नॉट डेल्टा आर। अच्छा, जो हमारे पास ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, जो टेस्ट चार्ज है वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है। बहरहाल इस तरीके से सम करके हम टोटल वर्क मालूम कर सकते हैं क्यू से लेकर पी तक। आप में से एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि बुक में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आर्बिट्रेरी पाथ। ये लफ्ज है आर्बिट्रेरी पाथ। आर्बिट्रेरी हम कहते हैं इख्तियारी को, इख्तियारी रास्ता। आप जो मर्जी रास्ता इख्तियार कर लें, कोई सा भी रास्ता ले लें। मैंने यहां पर लिया था डेल्टा आर स्ट्रेट लाइन में, या पी से क्यू हमने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले लिया, लेकिन इस तमाम के ऊपर मैं बात कर चुका हूं कि ये जो रास्ता मैंने कर्व लिया हुआ है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कौन सी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। और जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ होता है, राइट। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप कोई भी रास्ता अपनी मर्जी का इख्तियार कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी पाथ। ये टोटल मेरे पास वर्क आ गया। और ये जो टोटल वर्क है, अब हम किस जबान में बात करने वाले हैं, इस जबान में बात कर रहे हैं कि ये जो टोटल वर्क है ये यहां से यहां तक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्यू पर है माइनस वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि पी पर है, क्यू और पी पे, ये हमारे पास समीशन, हम कहां से कहां जा रहे हैं, क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं, राइट। और किसके बराबर है हमारे पास, ई क्यू नॉट डेल्टा आर के इक्वल है। ये बात समझ में आ गई। तो हमने कहा एक ज्यादा मुनासिब तरीका भी हो सकता है बात करने का, वो ये कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस की जबान में बात करें। तो जिस चीज को हम, मैंने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेजेस भी कहते हैं, राइट। अब ये क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसकी डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज अप्लाई ऑन द टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अप्लाई ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो अगर मैं इसकी जबान में बात कर रहा हूं तो मैं वर्क जो है मेरे पास, जो ऑलरेडी टोटल वर्क है वो ये है, यानी ई क्यू नॉट डेल्टा आर, ई
क्यू नॉट डेल्टा आर डिवाइडेड बाय, समीशन लगा हुआ यहाँ पे, समीशन का साइन है, ओके, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, क्यू नॉट है, तो मैं क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा ई, तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि ये सारी चीज मेरे पास क्या हो जाएगी, वी मेरे पास हो जाएगा, ये देखिए ये है मेरे पास समीशन ई और साथ में है डेल्टा आर, ये मेरे पास आ गया, ठीक है, तो समीशन ई डेल्टा आर, ऐसे कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में चूंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कांस्टेंट मान रहा हूं, तो मैं सबमिशन अप्लाई कर सकता हूं किस पे, डेल्टा आर पे, तो सबमिशन डेल्टा आर का मतलब है पूरा रास्ता, ये जो पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ का सम, तो पूरे रास्ते की लेंथ आ जाएगी मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है, सबमिशन डेल्टा आर तो छोटी सी एक पाथ है ना मेरे पास, डेल्टा आर का मतलब है एक छोटा सा हिस्सा, तो वो जो छोटा सा हिस्सा है, तमाम हिस्सों को सम कर लें तो पूरा पाथ हमारे पास आ जाएगा। तो वोल्टेजेस को हम आमतौर पे E इंटू डी करके लिखते हैं, आप इस डेल्टा आर को किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से, तो आप यहां रीजन दे सकते हैं कि समीशन डेल्टा आर को मैं पूरे डिस्टेंस टी के बराबर मानूं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किस चीज का, वोल्टेजेस का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ जाता है, ये फॉर्मूला क्लियर है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। तो V इक्वल E इंटू डी भी लिखते हैं, कुछ लोग D की जगह डेल्टा आर भी रखने देते हैं, या खाली इसको E इंटू आर भी कर देते हैं, ओके कोई इश्यू नहीं है, मैं इसको E इंटू डी कर रहा हूं। ये हमारे पास यहां तक आ गया। अब मुझे इस वोल्टेजेस की डेफिनेशन करनी है कि जो वोल्टेजेस है वो हम किसको कहते हैं, कि ये जो हमने वर्क टोटल वर्क कैलकुलेट किया था, ये टोटल वर्क जो है हमारे पास ये कहां से कहां तक है, ये Q से P तक है, तो यहां पर वर्क कितना था और यहां पर वर्क कितना हो गया, तो हमने कहा यहां से यहां तक के वर्क का डिफरेंस, तो टोटल वर्क बेसिकली Q से लेकर P तक के वर्क का डिफरेंस होता है, ये कहना चाह रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ये डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अप्लाई ऑन द टेस्ट चार्ज, किसी चार्ज पे किसी चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, तो किसी चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो हम वर्क करते हैं, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे घरों में होता है ना कि हमारे घरों में वोल्टेजेस इतने आ रहे हैं, 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो जो 220 वोल्टेजेस है, वोल्टेजेस वो ये है, वोल्टेजेस जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास जूल्स, चार्ज का वर्क का फॉर्मूला नहीं, सॉरी वर्क का यूनिट हमारे पास होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम, तो जूल पर कूलम को हम कहते हैं वोल्ट, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से, राइट। तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेजेस कह रहे हैं, उसका जो SI यूनिट है वो क्या कहलाता है हमारे पास, SI यूनिट हमारे पास वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट जो कि जूल पर कूलम है इज द SI यूनिट ऑफ वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब सवाल ये है कि जो 1 वोल्ट है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो देखिए हम 2 पॉइंट बना लेते हैं, एक पॉइंट को कहते हैं पॉइंट A और दूसरे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट B। तो पॉइंट A पर सपोज करें मेरे पास 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, और मैं इस 1 कूलम चार्ज को A से लेकर जा रहा हूं किसकी तरफ, B की तरफ लेके जा रहा हूं। तो 1 कूलम चार्ज को जब मैं A से B पे लेकर गया तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन करना पड़ा 1 जूल का। अच्छे तरीके से सुन लीजिए, 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट एक दूसरे से कितना दूर है, वो 2 पॉइंट एक दूसरे के कितना करीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है और उसको जब आप दूसरे पॉइंट पर लेकर पहुंचे तो जाहिर सी बात है आपको वर्क करके ले जाना पड़ेगा, यही सारे डिस्कशन अभी हम लोगों ने किए, और वो वर्क हम करते हैं 1 जूल का। तो उन 2 पॉइंट A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जिसको हम वोल्टेजेस भी कहते हैं वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट।
तो 1 वोल्ट कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप बोलेंगे कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क is required to move 1 coulomb of charge between 2 points, then potential difference between these 2 points is 1 volt. ओके अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है, रिक्वायर्ड एक क्या कितना वर्क रिक्वायर्ड है? 1 जूल का वर्क रिक्वायर्ड है। क्या मूव कराएं 1 कूलम ऑफ चार्ज को बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वो 1 वोल्ट होगा। ओके तो हम इस तरीके से बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास V का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि V जो है हमारे पास वो E इंटू डी है। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास V है इज इक्वल टू E की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं। E जो है वो हम जानते हैं किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो अगर इस E की जगह पे ये वैल्यू मैं पुट करता हूं तो दिस इंप्लाइज दैट ये वाला जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह बन जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू D। अब ये सिंबल का सिर्फ फर्क है, सिंबल का। आप जानते हैं ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, मतलब मैं इसको मैंने अभी बताया था, मैं इसको R भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं R लिख दूं तो एक R से एक R क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और आप जानते हैं ये सारी चीज किसके बराबर है? K के इक्वल है, जिसकी वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10⁻⁹ और साथ में क्या देगा? KQ अपॉन R। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास, ये जो हमने बनाया है। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये 1 2 और ये V का ये फॉर्मूला। दीज आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। आमतौर पर होता ही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। मतलब हम ये बात जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है? नेगेटिव वर्क डन के बराबर होती है। अगर ये बात ठीक है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को इज इक्वल टू, और वर्क से मैंने V निकाला हुआ है, जानते ना कि मैंने क्या लिखा था? अभी मैंने लिखा था कि जो वोल्टेजेस है वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वाली बात। तो मैं यहां से ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि वर्क किसके बराबर हो जाएगा? VQ के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं वर्क को इस तरीके से लिखता हूं तो ये माइनस VQ बन जाएगा मेरे पास, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इस जबान में भी हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को माइनस VQ करके। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि उसमें V माइनस में है तो ये जो पोटेंशियल है इसको मैं हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस KQ अपॉन R, राइट। तो ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं मुख्तलिफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए और मुख्तलिफ थ्योरी की डिस्कशंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने एक डेफिनेशन कल की थी वोल्टेजेस की, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट मैंने आपसे कहा था कि वोल्ट मीटर होता है, ये बात आपको याद होगी। और उस वक्त मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वहां पर, और मैंने कहा उसकी वजह ये है कि वोल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको उस वक्त तक पढ़ाई नहीं थी। लेकिन अब चूंकि हम अपने पिछले लेक्चर में वोल्ट को स्टडी कर चुके हैं तो हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है जिसको मैंने वोल्ट मीटर कहा था उसको अब हम देख लेते हैं कि वो यूनिट कैसे बना था। तो सबसे पहले तो मैं वो आपको समझा दूं, ठीक है। देखिए हमने कुछ इस तरह की बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने रिप्रेजेंट किया था फाई से, और वो हमारे पास था E डॉट डेल्टा A।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। अच्छा, कल हम लोगों ने ये डेफिनेशन की थी, हमने कहा जो वोल्टेजेस हैं वो किसके बराबर होते हैं, E इंटू डी के बराबर होते हैं। तो यहां से अगर हम V अपॉन डी करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा, राइट। तो जो E है इसके यूनिट अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे बताइए वोल्टेजेस के यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और डिस्टेंस के यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मेरे पास ये यूनिट आ जाएगा क्या, वोल्ट अपॉन मीटर। तो मैं यहां पर अब फ्लक्स का यूनिट बनाते वक्त E की जगह पर कौन सा यूनिट रख रहा हूं, वोल्ट अपॉन मीटर मल्टीप्लाई बाय एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास फ्लक्स का यूनिट आया वोल्ट मीटर, ठीक है। ये है वो यूनिट जो कि वहां पर उस वक्त मैंने बनाया था, लेकिन मैं वहां पर ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैंने कहा था कि ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो मेरा ख्याल है ये क्लियर है ना। जैसा कि आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सा हमने किया है, जिसका मतलब ये है कि ये आसानी से हमारे ध्यानों में जा सकता है। कोई अगर सवाल आपने इसमें से पूछे हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं इसको मिटा रहा हूं, हम आगे बात कर रहे हैं।